अब तक आपने सुना पीले पन्नों से अध्याय 5 का पहला भाग। आगे की कहानी सुनने के लिए प्रस्तुत है पीले पन्नों से अध्याय 5 का दूसरा भाग। आपका स्वागत है। इंटरव्यू से पूर्व रास्ते में उस युवती युवा ने बताया कि वे पति पत्नी हैं। पत्नी हेडमास्टर की पीएस है और पति स्टेट मैनेजर। हम मेस में पहुंचे। वो एक बहुत बड़ा एसी मेस था जो 2-3 फुट की दीवारों से 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था। पीएस ने बताया कि प्रथम हिस्से में टीचर्स की फैमिलीज, बीच के में वे स्टूडेंट जिनका ओवरवेट है, वह तीसरे जिसमें हम हैं अन्य स्टूडेंट्स व टीचर्स के लिए। उन्हीं ने बताया कि किचन पूर्णतः मॉडर्न है जिसमें अधिकांश कार्य मशीन से होते हैं। हम सातों एक बड़ी गोल डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वेल ड्रेस्ड बैरे भोजन लगाने लगे। यहीं से शुरू हुई उन दोनों पति पत्नी की रीडिंग। ये सही है कि खाने की मेज और लंबी यात्रा पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुत पक्ष उद्घाटित हो जाते हैं। भोजन आते हुए, रखे जाते हुए, अपनी प्लेट में लगाते हुए, शुरू करते ही मध्य और अंत तक एक व्यक्ति की पृष्ठभूमि से लेकर उसके चरित्र तक की सटीक जानकारी मिल जाती है, जो हम में से 5 देनी प्रारंभ कर चुके थे। मुझे नहीं पता कि हम 5 में से मेरे अतिरिक्त कितने डाइनिंग टेबल मैनर्स को सोचकर खा रहे हैं, परंतु 2 तो नितांत भूखे की स्थिति में थे। बोर्डिंग स्कूल में सोने के समय के अतिरिक्त एक टीचर लगभग सारे समय स्टूडेंट्स के टच में होता है। स्वयं टीचर के विभिन्न इवेंट्स में क्या शो करता है या क्या कर सकता है, ये भांपना भी इन स्कूल्स में सिलेक्शन का एक पॉइंट होता है। ज्वाइनिंग के बाद किसी को सिखाया जाए, उससे अच्छा है कि उसे पहले ही भांप कर रिजेक्ट कर दिया जाए। कोई भी व्यक्ति बहुत देर तक अपनी सच्चाई छिपाकर नहीं रख सकता, स्पेशली खाने के समय तथा यात्रा में। लंच समाप्त होते होते मुझे ये समझ आ गया था कि वरीयता में अब बस 2 ही रह गए हैं। नियमानुसार हम 5 को अगले दिन तक कैंपस में ही रहना था, परंतु बेटे का स्वास्थ्य क्षीण होने के कारण मैंने हेडमास्टर की पीएस को कहा कि मैं अगली सुबह फिर आ जाऊंगा। वो हेडमास्टर से पूछकर आने की बात बोलकर गई और आकर बताया कि आप चले जाओ। फिर उन 4 से थोड़ा अलग होकर बोली, सर आप पक्का जाना, मेरिट में पहले स्थान पर हो इसलिए बोल रही हूं। मैं उन्हें थैंक्स देकर रुड़की के लिए चल दिया। अगली सुबह मैं फिर उस वर्ल्ड स्कूल में पहुंचा। रिटन एग्जाम के कक्ष में तो वहां मात्र 2 ही प्रत्याशी दिखे। हमें आंसर शीट दी गई। वो एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट था। कम समय में अधिक प्रश्न, सभी ऑब्जेक्टिव और ऐसे कि माइंड का एक एक रेशा क्लियर हो जाए कि व्यक्ति है कैसा। निश्चित समय बाद शीट्स लेकर हमारे ही सामने उन्हें चेक किया जाने लगा। मैंने पहली बार एक ऐसा स्केल देखा जो हमारे डार्क किए हुए पॉइंट्स पर आकर साइड में डिजिटल मार्किंग और टोटल करता जा रहा था। लगभग 20 मिनट में रिजल्ट सामने था। हम में से 2 को सॉरी कहकर
घर लौटने को बोला गया। अब 2 लोग ही इंटरव्यू के लिए रह गए थे, जिनमें से एक मैं था। हमें बताया गया कि हमारा इंटरव्यू 3 बजे होगा। उस समय पूर्वाह्न के लगभग 11 ही बजे थे। उससे पहले हमें स्टेट मैनेजर के साथ कैंपस घूमना था। घूमने निकले तो दूसरे प्रत्याशी ने बताया कि रात उन चारों को अलग अलग रूम्स में ठहराया गया था। रूम में 0 डायलिंग के बाद उत्तराखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों तक कॉल की सुविधा उपलब्ध थी। पता नहीं पूरी रात उन दोनों, जिन्हें सुबह कैंपस छोड़ने को कहा गया, ने क्या और कितनी बातें किसी से की कि बेड टी के साथ ही उन्हें कैंपस छोड़ने को कह दिया गया। ऐसा ही अनुभव मुझे डलहौजी के एक बोर्डिंग स्कूल का था। बोर्डिंग स्कूल जाने वाले और विशेषकर इंटरव्यूज के लिए कहीं भी जाने वाले ये ध्यान रखें कि आप प्रत्येक समय एक मॉनिटरिंग में हैं, जिसका आपके चयन से सीधा सीधा संबंध है। स्कूल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, एक अति सुंदर रिजॉर्ट था। टीचर रेजिडेंस हट्स की आकृति के बिल्कुल पाश्चात्य शैली से बने हुए थे। मैनेजर फर्स्ट फ्लोर के एक खाली घर में हमें ले गए। घुसते ही एक बड़ा रूम, जिसमें लेफ्ट साइड एक शानदार सोफा, सेंट्रल टेबल, कंप्यूटर टेबल विद डेस्कटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, एक बड़ी विंडो जिससे दूर पहाड़ व कैंपस का एक ओर का नजारा दिखता था। राइट साइड शीशे की एक डाइनिंग टेबल, जिसके ठीक सामने एक छोटी परंतु मॉड्यूलर किचन। उसी कमरे के ठीक बीच से दूसरे कमरे में जाने का रास्ता, जिसमें घुसते ही लेफ्ट में गद्दा पड़ा शानदार डबल बेड, सामने वार्डरोब, बेड की तरफ एक बालकनी और उसके डोर के बराबर में अटैच वॉशरूम, जिसमें कई तरह के आधुनिक टैप्स व गीजर भी। मैनेजर ने हमें बताया कि इंटरनेट सुविधा फ्री है, लेकिन शैक्षिक कार्यों के लिए शेष ऊल जुलूल साइट्स एकेडमिक ब्लॉक में बने कंप्यूटर कंट्रोल रूम से ही ब्लॉक थी, जहां से इन सभी कंप्यूटर्स का कमांड था। प्रिंट आउट लेना हो तो घर से कंप्यूटर कंट्रोल रूम सेंड कर अगले दिन एक निर्धारित स्लिप देकर प्रिंट आउट फ्री लिया जा सकता था, जिसके शैक्षिक होने की निश्चितता कंप्यूटर रूम का इंचार्ज तय करता था। उस समय उस स्कूल के कैंपस की तरह उसका कंप्यूटर कंट्रोल रूम भी एक दर्शनीय स्थल माना जाता था, जिसके इंचार्ज थे ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न भारतीय मूल के एक युवा, जो IIT खड़गपुर से पास आउट थे। जिन श्रोताओं को कंप्यूटर से संबंध उपयुक्त बातें बहुत सामान्य व अनावश्यक सी लग रही हों, वे कृपया स्मरण रखें कि हम वर्ष 2004 की बात कर रहे हैं, जब कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप सर्व सुलभ नहीं थे और देश में एंड्रॉयड मोबाइल आने में अभी 4 वर्ष शेष थे। हमें एक छोटी सी स्टेशनरी शॉप दिखाई गई। उन्होंने बताया कि इस शॉप से स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों स्टेशनरी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स का बिल उनके एनुअल अकाउंट में जुड़ जाता था और टीचर्स के लिए ये सुविधा फ्री थी। हम दोनों ही उस स्कूल की फीस जानना चाहते थे। पूछा तो मैनेजर ने बताया कि 5वीं से 12वीं तक वार्षिक फीस सबकी एक ही है, ज्यादा नहीं, बस 5,20,000 रुपए।
टीचर के 2 बच्चों के लिए निशुल्क, 2 बच्चों व वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट से डिनर तक फ्री, किसी रिलेटिव के आने पर मात्र 20 रुपए का डाइट कूपन। पूरा कैंपस घूमने की मनस्थिति नहीं थी हमारी और आवश्यक बातें पता चल चुकी थीं। लंच के बाद हम दोनों इंटरव्यू की प्रतीक्षा करने लगे। इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष लगभग 2:45 बजे हम दोनों प्रत्याशी वर्ड स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में थे। विस्तीर्ण कैंपस के मध्य ये अनुपम वास्तुशिल्प से निर्मित एक दर्शनीय बिल्डिंग थी। थोड़ी देर पूर्व बारिश होकर रुकी थी, सो मौसम निहारने वाला बहुत सुंदर था, परंतु हम बैठे थे अपनी आजीविका के लिए एकाग्र हुए प्रतीक्षारत। मेरे लिए ये इसलिए और महत्वपूर्ण थी, नौकरी की मैं मसूरी से एक सुप्रसिद्ध कॉलेज बोर्डिंग स्कूल का मिल चुका अवसर छोड़कर आया था और यहां नियुक्ति ना होने पर महामूर्ख सिद्ध होने वाला था। चपरासी ने आकर मेरे साथी को बुलाने का संदेश दिया। साथी ने मात्र एक ओर की दीवार पर बिना छत के कक्ष में प्रवेश किया। कुछ और अर्थ ना लें, वो इंटरव्यू मुझसे लगभग 20-25 फुट की दूरी पर खुली छत पर गगन तले लिया जा रहा था। उस भाई का इंटरव्यू लगभग 40 मिनट चला। बीच में चाय व पकौड़ी भी रखी गई। बारिश में भारतीयों का प्रिय खाद्य। मुझे अपनी बारी की प्रतीक्षा में पकौड़ियों की इच्छा नहीं थी। ये कहना ठीक नहीं होगा। वो भाई आकर चुपचाप बैठ गया। ठीक तभी अंततः मेरा बुलावा आया। मैंने कक्ष में प्रवेश लिया। मेरे सामने भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर्ड एक ऐसे स्मार्ट अधिकारी बैठे थे जो अपने सेवा काल में घाघ राजनेताओं को नाको चने चबवाने के लिए प्रसिद्ध रहे थे। वे स्कूल के मालिक थे। उनके साथ बैठे थे भारतीय सेना से रिटायर्ड एक कर्नल, विशिष्ट सेवा मेडल अलंकृत, जो हेडमास्टर थे। ये परिचय उन्होंने स्वयं दिया। पहला साक्षात्कार जिसमें बोर्ड ने अपना परिचय खोला हो। स्कूल के मालिक का नाम मैंने पहले से ही पर्याप्त सुना हुआ था। उन्होंने पहला ही प्रश्न मेरी पीएचडी के बारे में किया और उसका प्रतिपाद्य पूछा। मात्र 3-4 पंक्तियों में मैंने बताया तो वे बोले, आप 20 मिनट लगातार इस पर बोलिए, हमें समझाते हुए। एक बड़ी स्टॉप वॉच थी जिसकी स्क्रीन दोनों ओर थी। मुझे कहा गया कि मैं भी उसे देखता रहूं और सही समय पर व्याख्यान समाप्त करूं। मैं व्याख्यान समेट ही रहा था कि उन्होंने हाथ से अनवरत रहने का इशारा किया। वहीं से मैंने व्याख्यान को बिना पुनरावृत्ति के विभिन्न आयाम से उठाया और वैश्विक परिदृश्य से जोड़कर अनवरत रखा। उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच दिखाई। 20 मिनट होने की ओर ही थे कि उन्होंने फिर अनवरत रहने का इशारा किया। मैंने इस बार पाश्चात्य व भारतीय तुलनात्मक आयामों को पकड़कर व्याख्यान बढ़ाया, जो फिर लगभग 20 मिनट चला। आप सभी ये समझ गए होंगे कि वे वस्तुतः क्या क्या माप रहे थे। इसके बाद उन्होंने पूछा, आपको यदि उच्च शिक्षा में अवसर मिला तो क्या आप यहां की नौकरी तभी छोड़ देंगे? मैंने विनम्रता से कहा, पूछा ही, क्या मैं ये समझूं
कि ये नौकरी मुझे मिल चुकी है। वे दोनों विद्वान हंसे। हेडमास्टर ने कहा, चलिए अभी मान लेते हैं कि मिल गई। तब मैंने कहा, मैं मात्र इतना कह सकता हूं कि मध्य स्तर में बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने मेरे प्रकाशन के प्रमाण देखे, जिनमें लगभग 3 माह पूर्व आई मेरी पुस्तक भी थी। अब उन्होंने सैलरी पैकेज बताया। पैकेज किसी शैक्षिक संस्था में ये शब्द पहली बार सुन रहा था मैं। जो बताया गया वो आशातीत था और उस स्कूल का नाम मना करने का प्रश्न ही नहीं था। उस समय बॉन्ड मंगवाए गए और ठीक 1 सप्ताह बाद का अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हाथ में था। अब टी टाइम विद पकौड़े था। मैंने दूर बैठे उन भाई को भी सम्मिलित करने का आग्रह किया। दोनों ने एक साथ सहमति दर्शाई। उनमें अपनी अपनी सेवाओं की उत्कृष्टता भी थी और एक बड़े आदमी का बड़प्पन भी। उन भाई को दोनों ने वे कारण बताए जिन कारणों से वे वहां सफल नहीं हो पाए। वे भाई दिल्ली के थे और उसी रात उनका ट्रेन से रिजर्वेशन था। हमें देहरादून तक छोड़ने की व्यवस्था की गई। जीवन बहुत सहज है। अनावश्यक रिश्ते एवं वार्तालाप इसे बोझिल बनाते हैं। लोग अन्य की उपलब्धि से ईर्ष्या करते हैं, परंतु किसी का घोरतम परिश्रम कम को ही दिखता है। कोई भी सफलता एक दिन का परिणाम नहीं होती। उसकी पृष्ठभूमि में न केवल रात दिन का परिश्रम, अपितु प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलित मस्तिष्क का अनवरत क्रम भी होता है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अनेक लोग अपने अपने विषयों की पोथियां पढ़ते हैं, परंतु एक ऐसी पुस्तक जिसे हमें प्रतिक्षण पढ़ना चाहिए, उसे तो उन अनेक में से अनेक विस्मृत ही कर जाते हैं। हमारे अपने मन या कहें आत्मा की किताब लोग जो पढ़ते हैं वस्तुतः वे नहीं होते। वे जो समझ पाते हैं वे होते हैं वे। जीवन की किसी भी परीक्षा में हमारा ये समझ पाने वाला पक्ष ही हमें कुछ दिला पाता है या फिर हमारा बहुत कुछ छीन लेता है। सोरेन क्रेकिगार्ड लिख गए हैं, यू बिकम व्हाट यू अंडरस्टैंड। पीले पन्नों से अध्याय 5 का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पीले पन्नों से अध्याय 5 का तीसरा भाग। धन्यवाद।